नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। देश लंबी समस्याओं से आगे बढ़कर सुधार के मार्ग पर बढ़ा रहा है कदम। संसद के बजट सत्र के प्रारंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, यह समाधानों, सशक्त निर्णय और सुधारों में तेजी लाने का समय। वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की मजबूत गति। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों सदनों के पटल पर रखा आर्थिक समीक्षा 2025-26। जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। फिलहाल यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2012 रहेंगे लागू। नए नियम में भाषा अस्पष्टता और दुरुपयोग की जताई आशंका। केंद्र सरकार और यूजीसी से मांगा जवाब। राजकीय सम्मान के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का अंतिम संस्कार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत विभिन्न नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक। बेटी ग्रेड ट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। तीनों सेनाओं और सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड की मधुर धुनों से गूंजा विजय चौक। समारोह में भारत की समृद्ध सैन्य विरासत की शक्ति का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश अब लंबी समस्याओं से आगे बढ़कर दीर्घकालिक समाधानों के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण के सिद्धांतों पर केंद्रित है और देश अब सुधार की राह पर चल पड़ा है। वो आज संसद परिसर में 2026 के बजट सत्र के शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कल हुआ राष्ट्रपति का अभिभाषण 140 करोड़ नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति, उनके परिश्रम का प्रमाण और युवाओं की आकांक्षाओं का सटीक प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन में विश्वास करती है। देश तेजी से सुधार के मार्ग पर कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी बजट 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने पर प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि यह एक आत्मविश्वासपूर्ण, प्रतिस्पर्धी और उत्पादक भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है। ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे
और मैं सभी प्रकार के उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं वैसा समझौता हुआ है, तब मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया, अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा, इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं, और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते इतना नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश दीर्घकालिक लंबित समस्याओं से हटकर दीर्घकालिक समाधानों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रगति के मकसद से लिया गया हर फैसला मानव केंद्रित रहेगा। हमारे हर निर्णय में राष्ट्र की प्रगति ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमारे सारे निर्णय ह्यूमन सेंट्रिक है। हमारी भूमिका, हमारी योजनाएं ह्यूमन सेंट्रिक है। हम टेक्नोलॉजी के साथ स्पर्धा भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को स्वीकार भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को जरा भी कम नहीं आंकेंगे। हम संवेदनशीलता की महत्व को समझते हुए टेक्नोलॉजी की जुगलबंदी के साथ आगे बढ़ने के व्यू के साथ आगे सोचेंगे। जो हमारे टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है, लेकिन एक बात हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है, और यही हमारी जो परंपरा है उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये व्यवधान पैदा करने का नहीं बल्कि समाधान निकालने का समय है। उन्होंने सभी से राष्ट्र के विकास के लिए रचनात्मक रूप से कार्य करने का आग्रह किया। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तब इस लोकतंत्र के मंदिर में हम विश्व समुदाय को भी कोई संदेश दें, हमारे सामर्थ्य का, हमारे लोकतंत्र के प्रति समर्पण का, लोकतंत्र की प्रक्रिया के द्वारा हुए निर्णयों का सम्मान करने का ये अवसर है, और विश्व इसको जरूर स्वागत भी करता है, स्वीकार भी करता है। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ
समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आएं, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें, निर्णयों को हम शक्ति दें और लास्ट माइल डिलीवरी में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ें। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7% से ऊपर रहेगी। वहीं अगले वित्तीय वर्ष में इसके 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 के आर्थिक समीक्षा में मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर सरकार को तात्कालिक सुविधा की बजाय दीर्घावधि के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की सलाह दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 सभा के पटल पर रखा। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण की व्यापक समीक्षा होती है। देश में वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि की मजबूत गति को बनाए रखा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का हाल का आर्थिक प्रदर्शन दर्शाता है कि वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद व्यापक आर्थिक स्थिरता और वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है। अनुकूल मानसून परिस्थितियों के सहयोग से वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि 3.1% रहने का अनुमान है। औद्योगिक गतिविधियों में गति मजबूत बनी रहने की संभावना है, जिसे जीएसटी के युक्तिसंगत होने और मांग के अनुकूल स्थितियां बनने से बल मिलेगा। सर्वेक्षण में कहा गया है कि प्रमुख सीपीआई मुद्रास्फीति घटकर 1.7% रह गई है, जिसका मुख्य कारण सब्जियों और दालों की कीमतों में सुधार रहा है। सर्वेक्षण के मुताबिक मुद्रास्फीति की स्थिति अनुकूल बने रहने का अनुमान है। इसे आपूर्ति पक्ष की अनुकूल परिस्थितियों और जीएसटी दरों के युक्तिसंगत होने से समर्थन मिलेगा। 2005 और 2024 के बीच वैश्विक माल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी होकर 1% से 1.8% हो गई है। वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं का निर्यात सर्वकालिक उच्च स्तर 387.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है, जिसमें 13.6% की वृद्धि हुई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16 जनवरी 2026 तक बढ़कर 701.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 11 महीनों के आयात और 94% बाहरी ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने प्रेस ब्रीफिंग कर विस्तार से आर्थिक समीक्षा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि वैश्विक परिदृश्य में भारत के विकास के आंकड़े आर्थिक प्रदर्शन के लिहाज से एक आदर्श मिसाल पेश करते हैं। India is an indeed oasis of macro stability in otherwise a turbulent world. Numbers speak for themselves. Our GDP for this financial year is estimated, this is all IMF forecast, may differ slightly from what MOSPI has told us. IMF predicts 7.3% for the year ending March 2026. We have 7.4 from MOSPI. And the fund forecasts 6.4% for the next 2 years, 26-27 and 27-28. You will hear our numbers later. But the important thing is whether it is for the current financial year or the future, our India's growth numbers stand out in comparison to any other part of the world. And that is why we call India a oasis of economic performance in the global scenario. And if you look at the last few years in comparison to pre-COVID average, real GDP growth pre-COVID was 6.4%, and in FY25 was 6.5%, and this year, as I said, MOSPI is predicting 7.4%. Private final consumption expenditure growth is 7% for this year, on top of 7.2% last year. And in real terms, gross fixed capital formation is going to be a lot better than FY25, and definitely much better than the banking and corporate balance sheet crisis-ridden 2012-2020 period, when it grew only 6.3% on average per annum. Moving on from GDP and inflation to public finances, in 21-22, the government said we would bring down the
COVID year fiscal deficit to less than half, and we are about to deliver on that this year, with an estimated 4.4% of GDP as the union government fiscal deficit. राज्यसभा के 270वें सत्र के प्रारंभ में राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सांसदों से सत्र को रचनात्मक बनाने, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम सिद्ध करने में पूर्ण सहयोग की अपील की है। उन्होंने सदस्यों से सदन और समितियों में विचार विमर्श में सार्थक योगदान देने का आह्वान किया। Honorable members, greetings to you all as we commence the 270th session of Rajya Sabha, the budget session of the Parliament. It is indeed heartening to witness that India continues to be the fastest growing major economy in the world, and it is poised to become the third largest soon. Let us remind ourselves at the onset of this session that India's growing influence and stature in the global economy makes our role as parliamentarians crucial in shaping the nation's economic direction. Guided by the Honorable President's address to both houses of Parliament, which has set the definitive tone for our national priorities, this House shall also have its share of contribution through its core legislative and deliberative duties. Over the course of 30 sittings, we will be thoroughly examining the Union Budget 2026-27 and the legislative proposals of the government. Further, the department-related parliamentary standing committees will have a thorough scrutiny of the demands for grants of the ministries and departments during the recess. I therefore call upon all honourable members to make impactful contributions to the deliberations in the House as well as in the committees. लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सदन को कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन 2026 के सफल आयोजन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28वां CSPOC एक बड़ी सफलता रही। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि भारत की संसद द्वारा 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों CSPOC का 28वां सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ये सम्मेलन 16 वर्षों के बाद भारत में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में किया गया। ये सम्मेलन 53 राष्ट्रमंडल देशों और 14 अर्धस्वायत्त संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों को एक मंच पर लाता है। मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है, इस सम्मेलन में रिकॉर्ड अभी तक CSPO सम्मेलन में हुए देश में सबसे ज़्यादा 60 से अधिक पीठासीन अधिकारी और 200 डेलीगेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। सम्मेलन में IPU इंटर पार्लियामेंट यूनियन की प्रेसिडेंट डॉक्टर तुलिया एक्सन, CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के चेयरपर्सन डॉक्टर क्रिस्टोफर कलिका को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में माननीय संसद सदस्यों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाए रखने में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, संसदों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और माननीय सदस्यों पर इसके प्रभाव, संसद के बारे में जनता की समझ बढ़ाना और उसमें जन भागीदारी बढ़ाने के लिए अभिनव रणनीतियाँ तथा माननीय संसद सदस्यों और संसदीय कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य
और कल्याण के विषय में 2 दिन तक चर्चा हुई। इस सम्मेलन में मेरी 40 आमंत्रित देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। वार्ता के दौरान उन सभी अतिथियों ने भारत के सशक्त और जीवंत संसदीय लोकतंत्र की सराहना की। उन्होंने भारत के साथ एक मजबूत मित्रवत सहयोग बनाए रखने की इच्छा भी व्यक्त की। CSPOC की परंपरा के अनुसार सम्मेलन के समापन पर 17 जनवरी 2026 को अतिथियों का शिष्टमंडल जयपुर भ्रमण पर ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भेदभाव को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से जारी नए नियमों पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि प्रावधानों में प्रथम दृष्टया अस्पष्टता है और इनके दुरुपयोग की आशंका है। कोर्ट ने कहा कि नियमों के कुछ पहलुओं पर और जांच की जरूरत है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति की ओर से नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए। न्यायालय ने याचिकाओं पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी कर इसका जवाब 19 मार्च को देने को कहा है। न्यायालय ने कहा है कि इस बीच 2012 के UGC विनियम लागू रहेंगे। भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम जारी किए थे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो UGC रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो UGC रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। तो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है और ये CGI ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजीत पवार का अंतिम संस्कार आज बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में केंद्र और राज्य के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। पवार परिवार के सदस्यों के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल हुए। महाराष्ट्र सरकार ने उप मुख्यमंत्री के निधन के बाद सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा। कल तक सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और राज्य में सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का कल सुबह बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया था। विजय चौक पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह में मधुर भारतीय धुनों की गूंज सुनाई दी। यह सेरेमनी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे समारोहों के समापन का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्रियों, तीनों सेना के अध्यक्ष और आम नागरिकों की उपस्थिति में तीनों सेनाओं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड्स ने मनमोहक और जोशीली धुनें पेश की। इस बार समारोह के लिए विजय चौक पर बैठने के लिए बनाए गए एंक्लोजर्स के नाम पर भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें बांसुरी, डमरू, एकतारा, इसराज, मृदंगम, नगाड़ा, पखावज, संतूर, सारंगी, सारिंदा, सरोद, शहनाई, सितार, सुरबहार, तबला और वीणा शामिल है।
आज की खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाजत और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।